वसीम जी और भाई हर्ष बग्गा जी, जो मैं उनकी जितनी तारीफ करूं भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन की वो कम है। बिना कहे वो जरा से आदेश पे दिल्ली में, पूरे देश में कहीं भी अन्याय होता है उसके पक्ष में आंदोलन करते हैं। मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। इसके नाम के बाद अगर कोई छूट गया हो तो भाई मुझे बता देना, मैं कोशिश करूंगा सभी के नाम ले लूं। नहीं, मैंने ले दिया एहसान साहब का नाम, वो बोल भी नहीं पाया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास 2 स्टेट की बहुत महत्वपूर्ण लिस्टें मैंने मंगाई हैं, मैं उन पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सब साथी जो इस देश में इस आंदोलन के लिए काम कर रहे हैं, तन मन धन सर्वत्र लगा के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तमाम तरह की मुसीबतें सह रहे हैं, मैं जितना सम्मान इनका करता हूं उतना ही पूरी ईमानदारी से आप लोगों का भी उतना ही सम्मान करता हूं। मेरी नजर में इस आंदोलन से जुड़ा हुआ हर एक कार्यकर्ता मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण। भाई कुकरेजा जी, हमारी दोनों महिला नेताएं, भाई अर्चना गौतम जी, बहन अर्चना गौतम जी और बहन नेहा ताई जी, भाई वंदना सोनकर जी, इन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। हमारी महिला नेता और हमारी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं यहाँ आने के लिए। साथियों, समय की कमी के कारण बहुत सारे अन्य जो साथी आए थे उनको बोलने का मौका नहीं मिला। आप सबकी तरफ से मैं उनसे खेद प्रकट करता हूं कि आपको अगली बार हम प्रयास करेंगे कि ज्यादा लोगों को बुलवाएं। सम्मानित इस देश के मालिकों, इस देश के मूल निवासियों, हम पार्टी का 3रा स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं बहुजन समाज पे समय समय पे जो संत गुरु महापुरुष जन्मे हैं उनको भी नमन करता हूं। सबसे पहले हम चर्चा उन रहबर की करेंगे जिनकी आज जयंती है, जिनके नाम से हमारी पार्टी में जिनका नाम भी शामिल। फिर उसके बाद हम अपनी पार्टी पर चर्चा करेंगे, आगे के दिशा निर्देशों पर चर्चा करेंगे, आगे के कार्यों पर चर्चा करेंगे, फिर अधिवेशन पे भी चर्चा करेंगे। आप सब लोगों ने सहयोग भी किया है अपनी मेहनत की कमाई से, जिससे अधिवेशन संभव हो पाया। मैं आपका फिर दोबारा से धन्यवाद करता हूं। मान्यवर काशीराम साहब मेरे आपके किसी के भाषण के मोहताज नहीं। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया, जो सम्मान पाया, नाम पाया, उसके लिए उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया और विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को जलाकर, अपनी सारी खुशियां सुख दुख त्याग कर, यहां तक कि अपने पेट को भी काट कर उन्होंने इस आंदोलन को कामयाब किया, तब जब हमारे जैसे लोग सांस ले पाए। वो ये कहते थे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। आज जब मैंने उनको नमन किया तो मैंने उनको यही लाइन से आत्मसात किया। मैं धन्यवाद देता हूं सहारनपुर के साथियों का, क्योंकि वो शुरुआत के साथी, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई सहारनपुर के सभी साथियों को, क्योंकि वो इस आंदोलन की जड़, उन्होंने इस आंदोलन को सींचने का काम किया, शुरू करने का काम किया। लेकिन आज जब मैं देश के सभी कोनों में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि बड़ी ईमानदारी से, हमसे भी ज्यादा मेहनत हमारे कार्यकर्ता जमीन पर कर रहे हैं। हो सकता है हम में कुछ कमी हो, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत में कोई कमी नहीं। जिस संगठन, जिस पार्टी के पास इतने ईमानदार, संकल्पित, अनुशासित, समर्पित कार्यकर्ता हो, उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और जो कार्य किसी पवित्र उद्देश्य के लिए लाखों, करोड़ों, अरबों लोगों को सामाजिक न्याय, अवसर,
तमाम तरह की परेशानियों से मुक्ति के लिए चलाया जा रहा हो, वो भी कभी नाकामयाब नहीं हो सकता अगर हम उसको पूरी ईमानदारी से चला रहे हैं। सम्मानित साथियों, जब मुझसे पूछा जाता है कि इतना बल कहां से आता है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इतना बल कहां से आता है। यहां हमारे एक भाई बैठे हैं, सुदर्शन यादव जी। ये बल यहां से आता है कि उनकी माता का देहांत हो गया आज, लेकिन वो आदमी यहां इस सभा में अपने अधिवेशन में मौजूद है। कहां है सुदर्शन भाई? जयवीर पिता का, उनके पिता का देहांत हुआ है। और मैं मंचों से कहता हूं, पिता जो है ना, हीरो होता है, हीरो बेटे का। मेरा गला रौंद गया, जरा मुझे पानी देना। सुदर्शन यहां है तो मुझे एहसास होता है कि कितना त्याग इस आंदोलन के लिए करना पड़ता है। धन्यवाद, दिल से जय भीम। वो मिशनरी गायक भी। और इसके जैसी परिस्थिति हमारे बहुत सारे परिवारों पे पहले से आ चुकी। समय समय पे एक तरफ हमारा व्यक्तिगत परिवार था और हमारे परिवार में परेशानियां थी, दूसरी तरफ समाज था। हमने परिवार को छोड़ के समाज को चुना। ये भीम आर्मी की ताकत। जो लोग जानना चाहते हैं कि भीम आर्मी इतने कम समय में दुनिया के पटल पे कैसे कामयाब हुई, उनका नाम टाइम्स मैगजीन में उनके वर्कर का क्यों आता, उनके कार्यकर्ता का, उनको मेरा ये जवाब कि भीम आर्मी के लोग दिमाग का तो काम लेते हैं, लेकिन अपना दिल निकाल के समाज के लिए तैयार हैं, अपना दिल तक निकाल रखने के लिए। और उसी ताकत की वजह से आज एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा दिल्ली में खड़े होकर अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। अगर ये त्याग इस आंदोलन में ना हो तो बहुत सारी दुकानें और संगठन बहुत सारे लोगों ने चला रखे हैं देश में, आज तक उनको जिले में पहचान नहीं मिल पाई। इसलिए मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं और उनको कैडर देने वाले हमारे मिशन 78 के तमाम सीनियर लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारी ताकत को रास्ता देने का काम किया। तो मैं जब बात काशीराम साहब पे कर रहा हूं तो मैं याद दिलाता हूं आपको कि बाबा साहब अम्बेडकर जब 56 में चले गए और उनके द्वारा बनाया गया दल आरपीआई, जिसको वो आगे बढ़ाना चाहते, सींचना चाहते थे अपने ज्ञान, अपने बल, अपने तप के जरिए, जिसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, क्लास 1 की नौकरी साइंटिस्ट वैज्ञानिक होने के बाद। और जब वो उसमें कुछ नहीं कर पाए और वहां के नेताओं ने उनको ये कह के इग्नोर कर दिया कि तुम हो कौन, हम 30 साल से चला रहे हैं, हम 20 साल से चला रहे हैं, तुम कल के आए हुए व्यक्ति, तुम हमें सिखाओगे। और क्या समय बीता होगा मेरे रहबर पे कि वो सब कुछ छोड़ के नाउम्मीद होकर दिल्ली चले आए। और यहां दिल्ली में आके, दिल्ली में उस समय एमसीडी का चुनाव था, मैंने इतिहास में पढ़ा है, उन्होंने अपने पैसे से 25 लोग जो हैं यहां एमसीडी में चुनाव लड़ाए पार्षदी के, अपना पैसा देके, और 25 के 25 की जमानत जब्त हो गई। लेकिन हौसला देखो उस महामानव का, कि हार नहीं मानी, क्योंकि जब आप मैदान में उतर जाओगे तो हार और जीत तो मिलेगी आपको। ये लड़ाई बड़ी मुश्किल, कठिन लड़ाई है। दुनिया की दुश्मन की ताकत से लड़ने के लिए इस दुनिया में आपको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। हमारे साथी भी निराश ना हो। जब मैं हौसला जुटाने की बात करता हूं तो मैं अपने रहबर को याद करता हूं, उनके दर्द को याद करता हूं कि बिना साधनों के, साइकिल से, पैदल, बस, ट्रेन से, किस तरह से उन्होंने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो तब मेरे अंदर एक और बल तैयार हो जाता है कि रुकना नहीं, और तब तक नहीं रुकना है जब तक हम अपने महापुरुषों का सपना पूरा ना कर दें। आज तो आपने मुझे इतनी ताकत दी है कि आप मुझे हेलीकॉप्टर से आने का मौका भी देते हैं। आज तो आपने मुझे इतनी ताकत दी है कि वो आप मुझे प्लेन से भी बुलाते हैं। लेकिन सच ये है कि जब साहब ने आंदोलन शुरू किया तब उनके पास ये साधन नहीं है।
तो उन्होंने कहा तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। अगर आपके अंदर सच्ची तमन्ना, मैं गारंटी से कह रहा हूं पहले अधिवेशन में कि दूसरे अधिवेशन से होने के पहले, क्योंकि हमारा दूसरा अधिवेशन 3 साल बाद होगा, दूसरे अधिवेशन के होने से पहले आप इस देश में एक नामचीन पार्टी होंगे और आपके झंडे डंडे आपकी पार्टी की पहचान होगी। बस जरूरत है जितना दम आप इस नारों के साथ लगाते हैं उतने दम से आप जमीन पर जाके काम भी करो। मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, क्योंकि देखो मैं सबसे सुन रहा हूं, हमारे सब साथी महापुरुषों के बारे में बोलते हैं, मैं भी महापुरुषों के बारे में बोल सकता हूं, बहुत बहुत देर बोल सकता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैंने इनसे निवेदन ये किया था कि आप ये बताना हमने अब तक कितना कितना काम किया, हम किस किस जिम्मेदारी पे, हमने क्या क्या काम तैयार कर लिया, क्या क्या काम अधूरा है, क्या क्या हमें अपने साथियों से उम्मीद करनी है कि उस काम को वो करने में हमारी मदद कराएं। तो मेरे ऊपर आपने जिम्मेदारी दी कि मैं इस आंदोलन का नेतृत्व करूं, और आप मुझ पर भरोसा करते हैं। जितना भरोसा आप मुझ पर करते हैं लगभग उतना ही भरोसा मैं आप पर भी करता हूं कि आप इस आंदोलन में मेरे साथ खड़े रहेंगे और मुझे समय देंगे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का। मैं अधिवेशन के विषय में कहूं तो हमने तय किया कोर कमेटी के लोगों में कि बहुत सीमित डेलीगेट लोगों को बुलाएंगे। जो हमारे डेलीगेट बने हुए हैं, जिले के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश की कमेटी, उन्हीं लोगों को बुलाएंगे, क्योंकि जैसे आज हम लोग यहां 17 तारीख में हमारी रैली है छतरपुर में, मध्य प्रदेश में, तो वहां वो काम भी देखना है। उसके अलावा तमाम प्रदेशों में अलग अलग काम लगे हुए हैं। तो हमने ये तय किया था कि बहुत कम डेलीगेट लोगों को बुलाएंगे और 2 स्टेट पे ज्यादा फोकस करेंगे, 2-3 स्टेट पे, जिनमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान। उनके ज्यादा डेलीगेट को बुलाएंगे और उनको समझाने का काम करेंगे कि किस तरह से आने वाले समय में उन्हें काम करना है। इसीलिए तय हुआ था कि कम लोगों को बुलाएंगे। फिर मैंने सोचा कि भाई मेरा तो मन ये था कि भाई जो भी जगह मिल जाए उसमें कर ले। तो हमारे साथियों ने कहा कि अब तो हमें महामानव के आशीर्वाद से, हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों के आशीर्वाद से, बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग बलिदान से अब तो हम पे इतने साधन तैयार हो गए कि हम कोई बड़ा सा हॉल कर सकते हैं जहां आपको भी गर्मी ना लगे और हमारे आने वाले साथियों को भी गर्मी ना लगे, आराम से वो आपकी बात को सुन सके। फिर यह फैसला हुआ कि भाई कोई ऑडिटोरियम ढूंढा जाए। तो ऑडिटोरियम फिर कई ढूंढे, सारे बुक थे। मन तो यह था कि अधिवेशन पे एक बड़ा समारोह करेंगे कि जो वर्तमान का शासक है उसकी जड़ें हिल जाएं। फिर यह तय हुआ कि अभी तो हिला ही है मध्य प्रदेश में, तो 1-2 महीने के बाद हिला लेंगे। इसलिए तय हुआ कि श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में सीमित साथियों को बुला के हम लोग अपना अधिवेशन करेंगे, वरना हमारा बल उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न राज्यों की और दिल्ली की सरकार भी जानती है कि हमने अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में और उससे कुछ दिन पहले दिल्ली में रामलीला मैदान में अपनी ताकत का प्रदर्शन करके इनको ये बताया था कि हमारे अंदर कितना बल। तो अब मैं मुद्दों पे आता हूं। जब मैं यहां घूम के देख रहा हूं बात रखते हुए, तो इतने प्यारे प्यारे चेहरे बैठे हुए हैं जो बहुत ईमानदार से काम कर रहे हैं जमीन पे। अगर मैं, अच्छा ये भी अच्छी बात है कि मैं बहुत सारे लोगों के नाम भी जानता हूं। मैं यहां बैठे 90% लोगों को नाम से जानता और सबके नाम लेके बुला सकता हूं, क्योंकि मैं आपके काम पे नजर रखता हूं। यही तो मेरा काम है।
देखो, अब आप नारेबाजी मत करना, जय जयकार मत करना, मेरी बात को गौर से सुनना, ठीक है? बस इतना सा ही तैयार करना है मुझे तुम्हें कि तुम अनुशासित हो जाओ सभी साथी, बाकी तो काम आप अपने आप कर लोगे। यहां हमारे कुछ अतिथि भी है, जैसे हरीश जी जिनमें हैं, भाई बिलाल जी जिनमें हैं, भाई मनोज जी जिनमें हैं, हमारे अकाली दल अमृतसर जो है उनके वर्तमान सांसद जो संगरूर से सिमरनजीत मान जी, वो नहीं आ पाए किन्हीं कारणों से, उनकी पार्टी के वरिष्ठ लोग आए हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। इस साल 6 प्रदेशों में इलेक्शन है 2023, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तेलंगाना और मिजोरम। 6 में से 5 में हमारा संगठन है, 6 में से 5 में, और 5 में से 4 में हमारा मजबूत संगठन। मध्य प्रदेश की शक्ति आपने देखी, राजस्थान की शक्ति आपने देखी, कर्नाटका तेलंगाना में भी हमारा मजबूत संगठन, और छत्तीसगढ़ में भी हमारा मजबूत संगठन। अब हमारे पास सबसे पहला जो संकल्प होना चाहिए अधिवेशन पे, ताली बजाने से, नारे लगाने से आगे बढ़ के, वो ये होना चाहिए मेरे आपके सबके जहन में कि हम इन चुनाव में अपनी पार्टी को सफल कैसे बनाएं, हम इन चुनाव में अपनी पार्टी को अपने पैरों पे कैसे खड़ा करें, हम इन चुनाव में बैसाखियों का सहारा छोड़ के, किराए के घरों का सहारा छोड़ के अपने मकान को कैसे मजबूत करें, हम इन चुनाव में अपने सहारे पे कैसे खड़े हों, क्योंकि कानून बनाने की ताकत वो सदन में है। आपके प्रदेशों में जो विधानसभाएं हैं और आपके भारत में जो लोकसभाएं हैं, दोनों सदनों में ही कानून बनाने की ताकत है, और कानून को लागू कराने की ताकत भी उन्हीं के पास है जिनकी सरकार। विपक्ष कानून लागू नहीं करा सकता है, विपक्ष सरकार को मजबूर कर सकता है, लेकिन कानून को लागू नहीं करा सकता है, ना ही कोई कानून बना सकता। तो मैं मध्य प्रदेश के साथियों को तो धन्यवाद देता हूं उस रैली के लिए, लेकिन जैसा हमारे एक वरिष्ठ साथी ने कहा कि यहां और संगठनों के लोग भी दिल्ली में सालाना जलसे करते हैं, लाखों लाखों लोग लेके आते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक हैसियत इतनी नहीं कि वो एक व्यक्ति को रोजगार दे दे। तो हमें ये बात सोचनी पड़ेगी कि बात तो बिल्कुल सही है कि सिर्फ लोग इकट्ठे करने से कुछ नहीं होगा, लोगों को वोट डालने के प्रति आपकी पार्टी को तैयार करना पड़ेगा। और इसके लिए बेसिक ये है कि जो हमारी वहां उन प्रदेशों में पार्टी के प्रभारी हैं, जो हमारे मिशन 78 के प्रभारी हैं, मिशन 78 के लोग हैं, उनको, कार्यकर्ता को इस लड़ाई को लड़ने के लिए इस मैदान, जो सजा हुआ मैदान है, उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। दुश्मन का मुकाबला हमें अपने छोटे छोटे साधनों से करना पड़ेगा। उनकी मनी माफिया मीडिया का मुकाबला, उनके अखबार का, उनके टेलीविजन का, उनके विज्ञापन का, सत्ता में बैठ के जो प्रलोभन वो देंगे, झूठे वादे करेंगे, उनका मुकाबला हमें अपने माउथ मीडिया से करना पड़ेगा। या फिर बहुजन मीडिया के साथियों का धन्यवाद कि वो हमारी आवाज को उठाते रहते हैं। आपको अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, आपको इस चैलेंज को स्वीकार करना पड़ेगा, और आपको जमीन पे जाके काम करना पड़ेगा, आपको भाईचारा बनाना पड़ेगा, आपको लोगों को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, आपको अपने संगठन को बहुजन बनाना पड़ेगा। जैसे जब मैं यहां आया, हम एक ही समाज के, दलित समाज के लोग सबसे आगे बैठे हुए थे। मैं इस बात को बहुजन नहीं मानता, तभी मैंने माननीय अध्यक्ष जी से कहा
कि भाई ये सही नहीं है, हम बहुजन की बात करते हैं, हमारे संगठन हमारी पार्टी में हमने इस आइडियोलॉजी को पूर्णतः आत्मसात किया, अपने संविधान में भी आत्मसात किया है, तो हमारा मंच भी बहुजन समाज का मंच होना चाहिए। अगर हमारी कथनी और करनी में फर्क होगा तो हम ज्यादा दिन इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि यह आंदोलन ही पूर्णतः सत्यता पर आधारित है, सच्चाई का आंदोलन, ईमानदारी का आंदोलन। इसलिए तत्काल मैंने इनसे कहा कि चलो, हमारे सभी साथी इतने तैयार नहीं है, उनको जानकारी भी नहीं थी, तो हमें अगर क्या तो हम सब लोग नीचे बैठेंगे या फिर जितने सीनियर साथी हैं हम प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ बिठाने। और ये भावना जब मेरे अंदर है तो आपके अंदर भी होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए बताइए? जब ये भावना आपके अंदर होगी और आप जमीन पे इस तरह की इस विचार के साथ काम करोगे और मोहरे बनने की बजाय, जो दुश्मन मोहरे बनाना चाहता है हमारे बहुजन समाज के लोगों को आपस में टकराव करा के, जो हमारी एकता को तोड़ना चाहता, उनके मोहरे ना बनके, दुश्मन की मदद ना करके, अपनी छोटी छोटी बातों को वहीं निपटा के और भाईचारा पैदा करना पड़ेगा, विश्वास मजबूत करना पड़ेगा कि हमारे जो रिश्ते हैं वो सच्चे रिश्ते हैं और हम लोग दिल से इस आंदोलन को कामयाब करना चाहते हैं। जब आप गांव देहात में जाके हमारे उन अति पिछड़े समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करोगे, पहली बात तो मैं दलित समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, स्पेशली मुझे गर्व है कि आप इस आंदोलन को आपने अब तक अपने खून से सींचा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको और थोड़ा सा और तैयारी करनी पड़ेगी, अपने आप को पीछे रख के अपने भाईचारे के भाइयों को आगे करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि दुश्मन बड़ा चालाक है, दुश्मन हमारे लोगों को वो विधायक भी बना रहा है, एमपी भी बना रहा है और उनके हाथ में पावर नहीं दे रहा है, उनको व्यक्तिगत तनख्वाह देने लायक बना के, उनसे उनके समाज का चेहरा बना के उनकी वोट को लूटने का काम कर रहा है। इसलिए आपको और हमको दुश्मन के आंदोलन को भी समझना पड़ेगा कि उसने क्या तैयारी की। इसलिए गांव देहात में जाके पाल, प्रजापति, कश्यप, निषाद, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, सैन, जो तमाम पिछड़ी जाति है उनके बीच में जाके उनको समझाना पड़ेगा कि आज के हालात क्या है। वो बार बार हमारी ताकत को, हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाएगा, हमें धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी, तमाम तरह की बातों से लोगों को गुमराह करने का काम करेगा। हम चाहते क्या इस देश में, इस बात को पहुंचाने के लिए आपको उनके बीच में जाना पड़ेगा और आपको उनको ये बताना पड़ेगा कि आप ये सोचो कि मैं अभी मध्य प्रदेश गया था, आजादी के 75 साल के बावजूद भी भाई किशन लाल बागरी यादव के घर अगर कच्चा मकान है, हमें यह भी तय करना होगा कि कहीं हम इस मैदान में सिर्फ हारने के लिए तो नहीं आए। मैंने तो ये तय किया है व्यक्तिगत रूप से, आपका अग्रणी होने के नाते, नेतृत्वकर्ता होने के नाते, कि मैं तो अपने मन में रोज ये तय करता हूं कि हमें ताकतवर बनना है, ताकतवर बनना। क्या आप अपने मन में इस सवाल को कभी उठाते हैं कि हमें ताकतवर बनना है? कितने लोग उठाते, जरा हाथ उठा के बताना। एक बाबर को छोड़ के इसको सब लोग मानते हैं, बाकी सब लोग ये सवाल करते हैं कि हमें ताकतवर बनना है, क्योंकि बिना ताकतवर बने हम लोग इस देश में अपने स्वाभिमान, सम्मान और उससे भी बड़ा हम अपने वजूद को भी नहीं बचा पाए। आज क्या हालात है मुल्क में, मैं उस पर चर्चा करूंगा आपसे। हम उत्तर प्रदेश के लोगों से भी मैं स्पेशली कह रहा हूं, राजस्थान के लोगों से कह रहा हूं, मध्य प्रदेश के लोगों से कह रहा हूं, क्योंकि वहां हमारा राजनीतिक आंदोलन जमीन पे बड़ा ताकतवर हो रहा है। हम विपक्ष हैं, विपक्ष का काम है कि सरकार ने जो वादे करके वो सरकार में आई थी, उन वादों को विपक्ष होते हुए हमें उनसे पूरा करवाना है। इसलिए हर महीने पे कोई ना कोई आंदोलन जो है जिला स्तर पे करते रहते हैं। इसलिए हमें अपने आंदोलनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, मुद्दों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। सरकार को देखना पड़ेगा कि सरकार ने क्या क्या वादे किए थे, क्या क्या उन्होंने पूरे किए हैं, और इस झूठ को भी, जो झूठ फैलाकर उन्होंने हमारे लोगों की वोट में काम किया है, उस झूठ को भी समाज के बीच जाकर बेनकाब करना पड़ेगा। हमें समाज के बीच जाके छोटी छोटी मीटिंग करके जो बड़े बड़े नेता हैं हमारे, उनको भी मैदान में उतर के
लोगों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये आंदोलन सब झाड़े से ही तैयार हो सकता है। देखो, दुश्मन पैसे भी देता है, दुश्मन साधन भी देता है, दुश्मन सब कुछ करता है। क्या यहां आया कोई व्यक्ति को किसी ने पैसा दिया गया? हाँ, हम पैसा भी अपना खर्च करते हैं, समय भी अपना खर्च करते हैं, ऊर्जा भी अपनी लगाते हैं, तन मन धन को भी अपने निछावर करने को तैयार है महापुरुषों के आंदोलन के लिए। तो हम यहाँ हारने के लिए नहीं आए, हमें इस आंदोलन को कामयाब करना है। इस बात का भी ध्यान हम लोगों को रखना है। मैंने उत्तर प्रदेश में एक प्रेस वार्ता करके 5 मुद्दों पे आपका ध्यान आकर्षित किया था। फिर मैंने एक सवाल जाके पूछा उत्तर प्रदेश के लोगों से कि भाई वो 5 मुद्दे आपको पता है? तो मैंने ये नोटिस किया कि हमारे सभी नेताओं को वो 5 मुद्दे नहीं पता थे। ये सिर्फ मुद्दे नहीं है, ये हमारा चुनावी एजेंडा है। इसी चुनावी एजेंडे के साथ अगले चुनाव में हम लोग जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश के साथियों को कि उन्होंने मजबूत संगठन जमीन पर तैयार किया है, और अभी जैसे जैसे समय नजदीक आएगा भविष्य के चुनाव का, तब तक हमारा संगठन और मजबूत हो जाएगा। वो 5 मुद्दे भी आपको, आप सब लोगों को, पूरे देश में रहने वाले लोगों से जुड़े हुए मुद्दे, उनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी समस्या राष्ट्रव्यापी है। हमें आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाना है, तो हर चीज पे मेरे द्वारा कही गई हर चीज पे आपकी नजर होनी चाहिए। और अगर आप ये सोचते हैं कि भाई तो नहीं देख रहे, मैं इसके खिलाफ काम करूं, तो ये अच्छी बात नहीं है। भाई, मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाऊं, इसके लिए मेरे पास एक ही जरिया, क्या तो मैं बहुजन मीडिया के लोग मेरी बात को आपको सुना देते हैं, या फिर मंच से मैं अपनी बात को बोल देता हूं। टीवी वाले, अखबार वाले तो वही दिखाएंगे जो उनको दिखाना है। वो हमारी सारी बात को तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम उनको जो उनको जरूरत है वो नहीं देते। इसलिए आपको ही समाज के बीच में जाके मेरे द्वारा, पार्टी के द्वारा, संगठन के द्वारा, हमारे लीडरशिप के द्वारा जो काम किया जा रहा है, जो करने की इच्छा है, उसको बताना पड़ेगा, तभी समाज के अंदर जागृति पैदा हो। जैसे हमने मांग की और उसका निष्कर्ष भी आ गया। देखिए, आज मैं आपको चर्चा करूंगा। हमने वहां ये मांग की थी जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भारत में मंडल कमीशन के बाद 49.5% पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की यही सीमा हो सकती है, इससे ऊपर नहीं हो सकती। लेकिन फिर 2019 के चुनाव से पहले, लोकसभा के चुनाव से पहले, सरकार ने तत्काल ईडब्ल्यूएस पास करा दिया। और ईडब्ल्यूएस भारतीय संविधान की हत्या थी, क्योंकि भारतीय संविधान में आरक्षण प्रतिनिधित्व का जो पैमाना तय किया है वो आर्थिक आधार पर कभी नहीं हो सकता। हमारे नेताओं ने अपने वोट बैंक के चक्कर में अपने ईमान को गिरवी रख के उसका समर्थन किया। उसका परिणाम यह हुआ, जबकि वो संवैधानिक था, लेकिन जब वो बात सुप्रीम कोर्ट में गई, हमारे लोगों को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। लेकिन जिस तरह से भारत की न्याय व्यवस्था आज है और उसमें कोलोजन सिस्टम है, उसकी वजह से पिछड़े दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों का वहां प्रतिनिधित्व नहीं है, चंद परिवारों का कब्जा है। उसके कारण वो ईडब्ल्यूएस उन्होंने संवैधानिक उसको जो है कर दिया, और भारत में आरक्षण की सीमा 49.5% से बढ़ के 59.5% हो गई। अब जो नए विज्ञापन आते हैं, आप देखना, 2 साल में ईडब्ल्यूएस का कोटा अगर 100 भर्ती आ रही तो 70 का आ रहा है, और जो इतने लंबे समय का बैकलॉग है उसमें दलित पिछड़ों के बच्चों का कोटा वो 2-2, 4-4 सीटों का आ रहा है। इसलिए हमने मांग की कि अब तो आपने आरक्षण की सीमा खत्म कर दी है, जो बैरियर आपने लगाया था 49.5% का, अब जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, अब आपको देश में सबके लिए संख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। और जब हम सरकार से बात करते तो सरकार कहती है कि साहब हम पे तो साधन नहीं, तो हमने कहा कि ठीक है, आपने पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण दिया। आप गौर से सुनना मेरी बात को, जाकर समाज में बताना कि आपने पैमाना बना के 52% ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। उनका आधे से ज्यादा हिस्सा आप खा के चले गए,
तो अब आप ये कहते हैं कि आप पे साधन नहीं, तो कम से कम जो अति पिछड़ी जाति है उनको उत्तर प्रदेश में 15%, 27% के अलग 15% आरक्षण की व्यवस्था आपको अति पिछड़ी जातियों के लिए करनी चाहिए, जिससे जब 100 वैकेंसी आए तो 15 पद अति पिछड़ी जातियों के बच्चों को मिले। जब सिविल सर्विस की 100 वैकेंसी आए तो 15 बच्चे पाल, प्रजापति, कश्यप, निषाद, मौर्य, साक्य, कुशवाहा के भी जाए, उनका भी प्रतिनिधित्व हो, वो भी बैठ के कुर्सियों पे अपने समाज के लिए कुछ करें। उसी क्रम में हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की 66 जातियां हैं। 6 जातियों के लोग तो मेहनत करके किसी तरह से आगे बढ़ पाए, उनकी संख्या भी अगर आप सही तरह से काउंट करोगे तो वो 25% से पार होगी, लेकिन आप उनको 15.5% आरक्षण देते हो। तो जो अति दलित जातियां हैं जिनका अभी तक जो शिक्षा में इनका जो आगे नहीं बढ़ पाए, जिनका क्लर्क नहीं बना, उनको अवसर मिले, इसलिए 5% अतिरिक्त आरक्षण जो मिल रहा है उससे ज्यादा 5% आप देने का काम करो अगर वास्तविकता में इन वर्गों के आप जैसी। जबकि मैं जानता हूं कि जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो इतनी नालायक सरकार है कि उसने तो अपने पूंजीपति मित्रों को खुश करने के लिए पूरे आरक्षण व्यवस्था का तमाशा बना दिया। इसका परिणाम हमने उत्तर शिक्षक भर्ती में देखा। कल भी उस पर एक आदेश आया कि पूरी वो 6800 नियुक्ति अलग से दी गई थी, हमारे आंदोलन के बाद वो निरस्त कर दी जाए। हमने देखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पद हमारे खा गए, चोरी और ऊपर से सीना चोरी, और फिर इनके बचाव में न्यायालय खड़े हो जाते हैं। ये अच्छा नहीं है। इसलिए ये जब धर्म की बात करके हमारे लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे तो हमारे अपने लोगों को हमें जाकर बताना है कि आप इनसे ये भी सवाल पूछो कि आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा, आपकी जेब में पैसा कहां से आएगा, आपको जमीन कहां से मिलेगी, आपको आगे बढ़ने के अवसर कहां से मिलेंगे। अभी अभी मुख्यमंत्री ने एक काम और किया, मैं उस पर भी आऊंगा। ये षड्यंत्र है, मैं उसको बेनकाब करूंगा अपने लोगों के सामने। यहां हमारी एक और 5 मांगों में जो हमने रखी थी उसमें यह भी मांग थी कि SC, ST, OBC के लोगों को ठेकेदारी में जो सरकारी ठेके आते हैं उन ठेकेदारी में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि नौकरी आपने आजाद भारत में किसी को ज्यादा लोगों को नहीं दी। जो जमीनें दी गई थी पूर्व की सरकार द्वारा, वो जमीनें भी सरकार छीन रही है, और उसका मैंने इतने दिन पहले आपको जागरूक किया था। कल सरकार ने कहा कि SC, ST की जमीन जो है उत्तर प्रदेश में कोई भी ले सकता है, DM से परमिशन की जरूरत नहीं है। ये जमींदारों को, सामंतियों को, पूंजीपतियों को हमारी जमीन छीनने की अथॉरिटी दे रहे हैं। तो मैंने मुख्यमंत्री से अभी ट्वीट करके कहा, ये मेरा संदेश है उनको कि ये गलतफहमी में मत रखना कि इनको कोई संभालने वाला नहीं, इनका कोई रक्षक नहीं है। अगर ये गलतफहमी हो मुख्यमंत्री को निकाल देना जुबान से। अगर ये गलतफहमी हो गई हो कि इनका कोई रक्षक नहीं, इनके पीछे खड़े होने वाला कोई नहीं, तो जब तक हम बाबा साहब अम्बेडकर के बेटे जिंदा हैं तुमसे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, याद रखना मेरी। साहब ने कहा जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, क्योंकि जब देश आजाद हुआ व्यवस्था के कारण जिन लोगों के पास कोई साधन नहीं थे उनको आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिया। अगर ना होते बाबा साहब अम्बेडकर तो आज हमारे तन पे ये कपड़े भी नहीं होते। इसलिए मैं सरकार को इस मंच के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं, केंद्र की और भारतीय जनता पार्टी जहां सरकारें कि अपने षड्यंत्र करने बंद कर दो, वरना अंजाम गुलिस्ता बहुत बुरा होगा, इस बात को याद रखना। ये जमीन छीनना चाहते हैं और हम जमीन दिलाना चाहते हैं। ये बात भी आपको बतानी पड़ेगी कि जमीन दिलाने की ताकत सरकार में होती है, इसलिए हम कहते हैं कि अपने लोगों को चलो ताकतवर बनो। रोजगार देने की ताकत सरकार में होती है, इसलिए मैं आप लोगों से, मध्य प्रदेश राजस्थान के लोगों से कह रहा हूं कि अपने लोगों को इनके भरोसे मत छोड़ो, उनको हाथ फैलाने मत दो। रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गए हमारे लोग, वहां इनके भरोसे मत रहो। अपने लोगों को ताकतवर बनाने के लिए, उनको समझाने के लिए उनके बीच में जाओ। और भी कई मांगे हमने वहां रखी थी उस समय, लेकिन क्योंकि हमें आगे बढ़ना है और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें करनी है आपसे। एक षड्यंत्र जो किया है ये बेनकाब होना बहुत जरूरी है। किसी की हैसियत नहीं पूरे देश में कि वो इस षड्यंत्र का सामना कर ले।
लेकिन इस षड्यंत्र को बेनकाब करना नेतृत्व करता है कारण मेरी जिम्मेदारी है। कल एक शासनादेश आया हमारे नेता समिति में उत्तर प्रदेश के, और ये सब जगह होगा, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, आप देख लेना। उन्होंने कहा कि 22 तारीख से 30 तारीख तक रामनवमी का त्योहार है और तमाम तरह की जो धार्मिक आयोजन है वो होगा, और उसमें 1 लाख रुपए हम लोग पंडित पुजारियों को ये काम करने का देंगे। पहली बात, संविधान ये स्पष्ट करता है कि कोई भी धार्मिक कार्य किसी भी जाति धर्म का हो वो सरकारी खर्चे पे नहीं हो सकता। हाथ खोलो, दिमाग खोलो, हाथ मत जोड़ो, दिमाग खोलो। वो ये कह रहे हैं, देखो उनका षड्यंत्र। उन्होंने कहा कि डीएम एसएसपी जाके व्यवस्था करेंगे, एसडीएम जाके व्यवस्था करेंगे। उनका लक्ष्य क्या है, इस बात को समझो भाई। धर्म आपका व्यक्तिगत मामला है, कोई आपको अपने धर्म को मानने से नहीं रोक सकता, और चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हो, मुस्लिम धर्म के लोग हो, ईसाई धर्म के लोग हो, सिख धर्म के लोग हो, कोई भी धर्म देना सिखाता, लेना नहीं सिखाता, लूटना नहीं सिखाता, जो ही सिखाते हैं। और धर्म को मानने वाले लोग, अपनी आस्था ये होती है कि वो अपना खर्च करके अपने धर्म को सीखते हैं। ये है असली धर्म। इन्होंने व्यवस्था की है कि बैनर लगेंगे जनप्रतिनिधियों के, वो सरकारी खर्चे पे लगेंगे, और मंदिरों में लगेंगे, और मंदिरों में जो एमपी एमएलए, क्योंकि इनकी सरकार है वहां, तो इनके नेता वहां मुख्य अतिथि होंगे। आप सोचो, ये मंदिर को राजनीतिक घर बनाना चाहते हैं कि मंदिरों में इनके नेता जाए, सरकारी खर्चे में जाके भाषण दे, और भाषण देके कहें कि देखो हमारी पार्टी ने किया है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़ जाओ। ये हमारे दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को बेवकूफ बनाने की तैयारी है, उनकी वोट को लूटने की तैयारी है। ये कोई धार्मिक नहीं है। अगर धार्मिक होते हैं तो मंदिर छोड़ के गोरखपुर का ये लखनऊ की सत्ता में नहीं बैठे होते, आप सब लोग जानते हैं। हमें अपने समाज को सावधान करना होगा। हमारी बहनें वहां जाएंगी मंदिरों में पूजन करने के लिए, ये वहां अपनी बात बता के उनको बेवकूफ बनाने का काम करेंगे। हमें ज्यादा बड़े पैमाने पर मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी बहनों को इस आंदोलन से जोड़ना पड़ेगा, हमारी मां को तैयार करना पड़ेगा। हमारी बहुजन सेनिया जो इतिहास उनका गवाह है, इतना बड़ा इतिहास है, मां सावित्रीबाई फुले से लेके मां अवंतिकाबाई लोधी, मां झलकारी बाई, मां पन्नादाई, इतना बड़ा इतिहास है जिसका कोई तोड़ नहीं। उन वीरांगनाओं को, जो आज की वीरांगना, उनको तैयार करना पड़ेगा। कुछ यहाँ बैठी है, कुछ घर पे है, उनको हमें जाकर समझाना पड़ेगा कि इनसे कहो कि अगर वास्तविकता में तैयार करना है तो इन महिलाओं को सशक्त करो और हर महिलाओं को रोजगार दो। अगर तैयार करना है तो सुरक्षा करो बहन बेटियों की। उत्तर प्रदेश में और देश में जहां तुम्हारी सरकार है निकम्मों, बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पाते हो, भाषण देते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हो, और आपकी सरकार में हाथरस के साथ क्या हुआ आपने नहीं देखा क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनकी महिला नेताएं भी चुप थी बिल्कुल, और सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई, कहा कि ये हुआ। देखो किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करके उन्होंने हमारी बहन को, न्याय को जो है बाधित करने का काम किया। देखा आपने किस तरह से आपके साथ जो है न्याय का मजाक उड़ा। उत्तर प्रदेश में 3 लोगों को बरी कर दिया और 1 आदमी को सजा, और वो भी वो जो धाराएं बैठी थी वो हटा दी। पूरी सरकार खड़ी थी आरोपियों को बचाने के लिए। केवल भीम आर्मी के लोग जमीन पर लड़ रहे थे उस समय, आजाद समाज पार्टी के लोग, और उनका दबाव था दिल्ली में कि मुख्यमंत्री को मजबूर होना पड़ा न्याय के लिए, लेकिन फिर भी न्याय के साथ घोटाला किया। याद रखना कि गुंडों को बचा नहीं पाओगे मुख्यमंत्री, मेरी बात को याद रखना। क्या उंगली दिखा दिखा के बात करते हो सदन में? नहीं हुआ मैं सदन में, वरना देता जवाब अपने लोगों की तरफ से, बता दें उंगली कैसे दिखाई जाती है। घमंड तो बहुत बड़े बड़े अहंकारियों के दूर हुए। मैं इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों को ज्यादा निर्देशित करना चाह रहा था, क्योंकि उनके यहाँ पंचायत, उसका नगर पंचायत का चुनाव आ गया अप्रैल में, और आपने देखा जब ये आपके बीच में आए तो आप पूछ रहे इनसे कि बताओ पिछड़े वर्ग के लोगों को नगर निकाय में आरक्षण न मिले, इसकी तैयारी क्यों करके रखी है आपने? क्यों इतने दिन तक आपने जो है वो ट्रिपल टेस्ट पास नहीं करवाया? हमें अपने लोगों को समझदार बनाना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। ये हमसे रिश्ते भी वोट के रखते हैं। जिस दिन वोट का अधिकार आप पे नहीं था, ये आपको शूद्र कहते थे, अछूत कहते थे, नीच कहते थे, आपके अधिकारों को उन्होंने छीन रखा था। ये आप जानते हैं, इतिहास पढ़ के देखो कि किस तरह परंपरा कुरीतियों के नाम पे, सती प्रथा, विधवा, तमाम कुरीतियों के नाम पे इन्होंने देश की महिलाओं को जो है शोषण करने का काम किया।
ऐ मेरे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों, अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि सती प्रथा के नाम पे अगर आज सती प्रथा होती और आपके घर में अगर आपके घर में कोई बहन विधवा हो जाती, चाहे वो आपकी बहन हो, भाभी हो, माँ हो, उसको सतखलों में बांध के अगर जलती चिता पे लिटाया जाता तो आपके छाती में क्या बीतती, आपके दिल पर क्या बीतती, आप सोच के देखो। क्योंकि तब हम पे अधिकार नहीं थे, देश तब गुलाम हुआ जब इस देश के बहुजनों को लड़ने का अधिकार नहीं था, उनको हथियार उठाने का अधिकार, तब गुलाम हुआ। आज गुलाम करके दिखा दो। अगर किसी की मां ने दूध पिलाया विदेशी की, चाहे वो चाइना, पाकिस्तान या कोई सा भी देश हो, जिसको गलत फहमी और गुलाम बना के दिखा, ये गुलाम तब हुए हम जब इनके हाथ में पावर थी और हम बहुजन लोगों को, दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक लोगों को कहा कि तुम हथियार नहीं उठा सकते हो। आज तो हम अपने हकों के लिए लड़ने को तैयार। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, पूरे देश से लोगों को आप जाके वहां मुझे रिप्रेजेंट करेंगे, आप बताएंगे, मैंने कहा था डायरी पेन लेके आना कि हम क्या चाहते हैं। मैंने आपसे अपील की कि पार्टी गाइडलाइन से अलग हटके अनुशासन को त्याग कर कोई काम ना किया जाए। आपका अनुशासन आपकी ताकत है। जब आप अनुशासित रहेंगे इससे आपकी ताकत बढ़ेगी। जब आप गाइडलाइन पे रहेंगे तब आपकी ताकत बढ़ेगी। जब आप भीड़ बन जाएंगे आपकी ताकत नहीं बढ़ेगी। इसलिए जो पार्टी के आदेश आते हैं उनको पालन किया करो। ये बात मैं आपसे कहता रहता हूं भाई। जितना इस पार्टी के लिए मैं जिम्मेदार हूं, कि आप लोग जिम्मेदार नहीं हो? जो सब लोग बैठे बताओ जरा, जो सब लोग बैठे बताओ, क्या मैं अकेला जिम्मेदार हूं? क्या सारा भार मेरे कंधों पे या आपके कंधों पे भी है कुछ? तो आप लोग ये क्यों नहीं ख्याल रखते कि किसी भी कारण आपकी पार्टी का मान सम्मान कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। आपकी किसी बात से आपके किसी साथी को गुलामी, अपमान महसूस नहीं होना चाहिए। क्या आप इन बातों का ख्याल क्यों नहीं रखते हो? इसे दिशा निर्देश के तौर पर मैं कह रहा हूं कि जो आपसे वरिष्ठ साथी हैं उनके आदेशों का पालन किया करो। और आपको कोई शिकायत हो तो उसको जब मीटिंग हुआ करे, समीक्षा हुआ करे, तब जो है अपनी बात को रखा करो। सार्वजनिक उपक्रमों पे अपनी बात को ना रखा करो, उससे आपकी पार्टी, आपके संगठन की छवि को धब्बा लगता है। क्या आप अपनी पार्टी संगठन के विरोधी हो? तो आपको चाहिए कि संयम और धैर्य के साथ अपनी बात को समय मिलने पे रखें, धैर्य रखें। अगर आज मुलाकात नहीं हो रही है तो जरूरी नहीं कि आज इस बात पर चर्चा, 4 दिन बाद मुलाकात होगी तब चर्चा हो जाएगी। अभी हमारे वरिष्ठ साथी ने मुझसे कहा कि भाई मुझे आप उत्तर प्रदेश की लिस्ट दे दो। तो मैंने उनसे कहा, क्योंकि वो बहुत धैर्यपूर्ण हमारे नेतृत्व करता है, तो मैंने उनसे कहा कि जब हम दोबारा मिलेंगे तब मैं आपको दे दूंगा। उन्होंने एक बात में समझ लिया, आप भी समझा करो। अब ये पूरा आपके कंधों पे है, स्पेशली नौजवान लोगों के। ये नौजवान लोगों के कंधे पे है। मैं बिहार के साथियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुजन समाज जोड़ो भाईचारा तैयार करो यात्रा के जरिए पूरे बिहार में जो सत्ताधारी दल के साथी लोग हैं उनकी यात्रा में जितनी भीड़ थी, जितनी भीड़ उन्होंने जुटाने का काम किया, जितनी मेहनत करने का उन्होंने काम किया, मैं वहां का नेतृत्व करता दोनों साथियों का। और वहां से पहुंचे सभी और जो वहां हैं उन सभी साथियों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि वहां भी उन्होंने आपने एहसास करा दिया कि आने वाले कल में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के बिना वहां भी आगे राजनीतिक आंदोलन उन लोगों का नहीं बढ़ सकता। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने बीच में भी कहा और आपसे पुनः कह रहा हूं, क्योंकि आधी आबादी को ये लोग प्रभावित करने का काम करेंगे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ज्यादा बड़े पैमाने पे बहुजन समाज की महिलाओं को आप लोग अपने संगठन पार्टी से जोड़ने का काम करें, उनको जिम्मेदारी देने का काम करें, उनको समझाने का काम करें, उनको एहसास कराएं कि देश में क्या चल रहा है और देश में जो देश के दुश्मन लोग हैं, जो नकली राष्ट्रभक्त लोग बनते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, ये बताने का काम भी आप महिलाओं को करें। ठीक है? कौन सा ग्रुप था? मैंने आपसे पिछले भीम आर्मी के अधिवेशन में कहा था कि हम जल्द अपना अखबार जो है वो करेंगे। तो हमारा न्यूज पोर्टल रेडी हो गया है, अगले महीने हम लोग उसको लॉन्च करेंगे
आगे जो भी नियुक्तियां होगी, जो भी रैलियां होगी, सब चीजों की इंफॉर्मेशन आपको उस पर मिला करेगी। अगले महीने हम लोग इस न्यूज पोर्टल को लॉन्च करेंगे। यहाँ बिजनौर के साथी भी हमारे आए हुए हैं, वहां हमारा कार्यालय भी बना है नगीना में। उस कार्यालय का भी उद्घाटन हम लोग अगले महीने करेंगे। आप लोग तैयारी कर लो, अगले महीने उस कार्यालय का उद्घाटन भी नगीना में होगा। ठीक है। बड़े पैमाने पे देश में बेरोजगारी, महंगाई और जो तमाम तरह की समस्या है वो बढ़ रही है और उन पे काबू पाने के लिए सरकार फेल है, क्योंकि सरकार उन पे काबू पाना नहीं चाहती। इसलिए और भी बहुत सारी समस्या, जैसे पुरानी पेंशन की बहाली, पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। जैसे जिन लोगों पे जमीन नहीं है उनको जमीन मिलनी चाहिए। जैसे ठेकेदारी में आरक्षण की हमने मांग की, जैसे रोजगार करने के लिए जब सरकारी नौकरियां नहीं है, प्राइवेट नौकरियां नहीं है, तो बिजनेस करने के लिए हमारे लोगों को लोन मिले। जैसे इन घटनाओं का जिक्र किए बगैर बात पूरी नहीं हो पाएगी। जिस तरह से नफरत की आग में देश को झोंका जा रहा है, अभी जो घटना राजस्थान में घटी, जहां नासिर और जुनैद को तथाकथित गुंडे जो थोड़े से धन के लिए पशुओं की तस्करी करते हैं, उन गुंडों ने, जो तथाकथित गोरक्षक हैं, उन्होंने उन बच्चों को राजस्थान से उठाया, हरियाणा में लाके पीटा, फिर थाने लेके गए और थाने में ले जाकर पुलिस को उनको सौंपने का काम किया। उनकी हालत देख के पुलिस ने मना कर दी, तो उन दोनों बच्चों को बेल्टों से बांधकर उनको जिंदा जलाने का काम किया। पूरी दुनिया में अगर इस घटना को देखा जाए तो ये घटना इतनी निंदनीय है कि इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम। जब मैं सती प्रथा का जिक्र कर रहा तो बिल्कुल ऐसा ही दर्द पैदा होता है जो इस घटना में हुआ, जिंदा लोगों को जलाने। वो तो मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान और हरियाणा की टीम का। उन्होंने एक दिन में पूरा 1 दिवसीय आंदोलन करके सभी मुख्यालयों पे, और उनके सहयोगी के रूप में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीमों ने सभी जिला मुख्यालयों पे आंदोलन करके उस निकम्मे मुख्यमंत्री को उन परिवारों से मिलने जाने के लिए मजबूर कर दिया, जबकि उनकी सरकार में अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई। यहां मोब गिनती की घटनाएं होती हैं, यहां ग्रंथ साहिब की बेदबी की घटनाएं होती है, यहां तमाम तरह से हमारे गुरुओं को, हमारे पवित्र स्थलों को ढाने की तैयारी चल रही है। बड़े पैमाने पे सरकार के लोग बसे हुए, जो 60-60, 70-70 साल से लोग बसे हुए, बरेली बदायूं का एक मामला मुझे बताया साथियों ने, उन परिवारों को उजाड़ने का काम कर रही है, हल्द्वानी में से उजाड़ने का काम किया। इन सब के खिलाफ भी हमें लड़ने की तैयारी करनी चाहिए और अपने संवैधानिक आंदोलन से सरकार को, इनकी सरकार की साजिश को नाकामयाब करना चाहिए। हमें जमीन पे जाके अन्याय करने वाले लोगों से, जो पीड़ित लोग हैं, उनकी आवाज बनना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। जब नाइंसाफी हो, अन्याय हो, तो हमें जाति धर्म से ऊपर उठ के उनकी मदद करनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं एक भीम आर्मी के वरिष्ठ साथी यहां बैठे हैं, सीनियर साथी, उनको भी एक आग्रह करना चाहता हूं कि वो अपनी पाठशालाओं पे ज्यादा काम शुरू करें। उन पाठशालाओं के जरिए हमारा नया कल तैयार हो रहा है, उन पाठशालाओं पे ज्यादा काम करें। उसके साथ साथ भीम आर्मी को अब हम बहुजन सुरक्षा दल के रूप में भी उनसे काम लेंगे। बहुजन सुरक्षा दल का क्या काम है, इसको जानने के लिए
अब संगोष्ठियां जो है आप लोगों के बीच में रखी जाएंगी और भीम आर्मी के लोगों को, भीम आर्मी के हमारे नेताओं को, अपने कैडर को तैयार करना है कि वो अपने इस दल को, इस शक्ति को बहुजन समाज की सुरक्षा में समर्पित अर्पित करने का काम करें। उस सुरक्षा दल के जरिए जो वोटों की लूट होती है, जो ईवीएम द्वारा वोटों की चोरी हो रही है, जो तमाम तरह से वोट कटवाई जाती है या हमारे लोगों को डरा धमकाया जाता है या फिर हमारे लोगों को जो अन्याय होता है, हमारे कार्यकर्ताओं को जो नुकसान पहुंचाया जाता है, झूठे मुकदमे लिख के जो जेल भेजा जाता है, उनके खिलाफ भी जो है निर्णय लेने की क्षमता उनको हम लोग देंगे कि वो निर्णय लेके इनके खिलाफ भी ताकतवर तरीके से काम करें। विकल्प के तौर पे, भविष्य के तौर पे हम पे जो अगले संकल्प है वो हरियाणा में आजाद समाज पार्टी काशीराम के आंदोलन को खड़ा करने का है, उड़ीसा झारखंड में आजाद समाज पार्टी काशीराम के आंदोलन को खड़ा करने का है। इसलिए मैं हरियाणा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के साथियों से कहना चाहता हूं कि वो भी कमर कस ले, क्योंकि वहां भी राजनीतिक शक्ति की जरूरत है, क्योंकि जब तक राजनीतिक शक्ति नहीं होगी तब तक वहां आपके हाथ अपने लोगों की मदद के लिए कलम की ताकत के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए वहां भी आप तैयारियां कर लें। और मैं जो वहां प्रभारी है भीम आर्मी के जो प्रदेश के संयोजक हैं, उन सब लोगों से कहना चाहता हूं कि वो कमर कसे। अब आपको राजनीतिक शक्ति की जरूरत है समाज को अवसर देने के लिए, इसलिए आपको अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जो साथी हैं उनको नगर निकाय चुनाव की तैयारी मजबूती से करने के लिए तैयार होना चाहिए। वही हरियाणा और छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ उड़ीसा के साथियों को अपने संगठन निर्माण कार्य में लगना चाहिए और मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथियों को सत्ता प्राप्ति के लिए लगना चाहिए। उनको अपने पैरों में खड़ा होने के लिए लगना चाहिए। उनको आखिरी मनमुटाव त्याग करके निर्णय लेके अपनी ताकत बनने के बनाने के लिए तैयार होना चाहिए। करोड़ों माओ बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों के आंसुओं, उनकी तकलीफों का ख्याल रखते हुए अपने आप को ताकत बनाने के लिए समर्पित करना चाहिए। ऐसा भी मेरा मानना है कि आप लोग करके मुझे दिखाओगे। हमने अगले टारगेट के तौर पे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी एक टारगेट रखा है कि उनको अगले 6 महीने के अंदर 10 लाख सक्रिय सदस्यों की सदस्यता जो है उत्तर प्रदेश में करानी है। इतने सक्रिय सदस्य उत्तर प्रदेश में होने ही चाहिए। और 9 अक्टूबर को, मेरी आवाज आ रही है वहां ऊपर, 9 अक्टूबर को हमारी उत्तर प्रदेश की पहली रैली राजधानी लखनऊ में होगी। 9 अक्टूबर आज हम लोग जिनकी जयंती मना रहे हैं, उनके परिनिर्वाण दिवस पे हम वहां की सरकार को भी ये बताएंगे कि अब उत्तर प्रदेश में भी आपका अन्याय, आपका झूठ हम लोग चलने नहीं देंगे। इसके लिए आपको दीवारों का, अपने शरीर का सहारा लेना पड़ेगा, तमाम तरह के छोटे साधनों का सहारा लेना पड़ेगा, सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। अभी से आपको लिखना शुरू करना पड़ेगा, 9 अक्टूबर लखनऊ चलो। लखनऊ पहुंच के लखनऊ के जरिए हमें उत्तर प्रदेश पे जो हमारे रहबर मान्यवर काशीराम साहब ने जो हमारी शक्ति तैयार की थी, जो षड्यंत्र द्वारा हमसे छीन ली गई, उस शक्ति को पुनः प्राप्त करना है। इसकी तैयारी भी हमें करनी चाहिए। इस तैयारी को रोकने के लिए दुश्मन भी एड़ी चोटी के जोर लगा देंगे। इसलिए मैं आपको अभी से आगाह कर रहा हूं कि आप अपने अपने जिलों में इस संदेश को आज से ही फैलाने का काम करें कि 9 अक्टूबर को हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी नीला सैलाब तैयार करके दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोग जिस तरह मध्य प्रदेश में हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश में पहला आदिवासी मुख्यमंत्री आजाद समाज पार्टी काशीराम देगी और उसके साथ साथ एक पिछड़े वर्ग का उप मुख्यमंत्री, एक अनुसूचित जाति का उप मुख्यमंत्री और एक अल्पसंख्यक समाज का उप मुख्यमंत्री भी हमारी पार्टी वहां सरकार बनाने पर देगी। और जमीन पे उसकी बड़ी तैयारी चल रही है।
परसों छतरपुर में भी हम लोग बताएंगे कि अगर किसी पाखंडी को ये धोखा हो गया हो कि वो हमारे लोगों का अपमान करेगा तो ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इस देश के प्रति इतने समर्पित हैं कि हमने हजारों साल तमाम तरह के अपमान सहे, हम बिना अवसरों के रहे, तमाम तरह के अन्याय अत्याचार के साथ भी देश के साथ खड़े रहे और आज भी भूखे प्यासे पेट भी बिना साधन के आज भी हम इस देश के प्रति समर्पित है, क्योंकि हम इस देश के मूल निवासी है, देश हमारा है, इसलिए हमारी तैयारी सबसे ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। अब जो मैंने लिस्ट मंगाई थी उत्तर प्रदेश के साथियों और मध्य प्रदेश के साथियों की, मैं चाहूंगा कि जैसे लिस्ट खत्म हो आप लोग अभिनंदन के तौर पे दोनों हाथ से तालियां बजा के इनका स्वागत करें। जो उत्तर प्रदेश में हमारे साथी काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनील चित्तौड़ जी, प्रदेश उपाध्यक्ष पीताम्बर सिंह प्रजापति जी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार गौतम जी, प्रदेश उपाध्यक्ष अमित कसाना जी, प्रदेश महासचिव डॉक्टर आकिब अंसारी जी, प्रदेश महासचिव चौधरी निजाम जी, प्रदेश महासचिव धर्मेंद्र कठेरिया जी, ये हमारे नौजवान नेता हैं और मुझे उम्मीद है कि इनके नेतृत्व में हम लोग वहां बहुत ताकतवर होंगे। धन्यवाद। प्रदेश संगठन मंत्री जोन प्रभारी सौरभ किशोर जी, प्रदेश संगठन मंत्री जोन प्रभारी श्याम प्रकाश बोध जी, प्रदेश संगठन मंत्री जोन प्रभारी भाई विनय सागर जी, प्रदेश संगठन मंत्री भाई वीर सिंह जी, प्रदेश सचिव भाई अमित गुजर जी, प्रदेश सचिव जोन प्रभारी मानस राय जी, प्रदेश संगठन मंत्री संजीव सागर जी, प्रदेश सचिव भाई अनिकेत धानुक जी, प्रदेश सचिव विकास मेडियान जी, प्रदेश सचिव रवि कश्यप जी, प्रदेश सचिव चांद बागमारे जी, प्रदेश सचिव ओम प्रकाश जी, प्रदेश सचिव मुकेश जाटव ठेकेदार जी, प्रदेश सचिव उमेंद्र सिंह जी, प्रदेश सचिव श्याम बाहू राठौर जी, जो कोर कमेटी के मेंबर हैं हमारे भाई विनीत गौतम जी, भाई शैलेंद्र वर्मा जी, भाई दीपक राणा जी, भाई ए.के. वर्मा जी, भाई देवराज दोहरे जी, भाई मोतीलाल जी, भाई संजय जाटव जी, भाई डॉक्टर बलमोहन जी, भाई एनएस मरगूब जी, भाई एक और बलमोहन जी, भाई बहन अर्चना गौतम जी, बहन वंदना सोलकर जी, और जो स्टेट के प्रेसिडेंट है मिशन 78 के मिस्टर कैलाश नाथ जी, उनका भी मिशन 78 की टीम का भी बड़ा सहयोग रहा इस अधिवेशन में। हमारे जो जोन के इंचार्ज हैं जो बड़ी मजबूती से अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, अलीगढ़ आगरा चौधरी महेंद्र सिंह जी, अयोध्या देवी पाटन मोहम्मद अकरम खान जी, अयोध्या देवी पाटन में ही भाई कमलेश अचान जी, बरेली मुरादाबाद में राजेंद्र सिंह गुजर जी, बरेली मुरादाबाद में भाई उस्मान सैफी जी, चित्रकूट में भाई रणवीर सिंह गौतम जी, गोरखपुर बस्ती में भाई अवनीश निगम जी, झांसी चित्रकूट में भाई राम गोपाल जी, कानपुर लखनऊ में राजकुमार गौतम जी, लखनऊ में भाई अमित गौतम जी, लखनऊ कानपुर में सौरभ किशोर जी, मेरठ सहारनपुर में अमित गुजर जी, मेरठ सहारनपुर में भाई नीतू सिंह जी, मिर्जापुर में राम स्नेही जी, जो मंडल के हमारे इंचार्ज हैं आगरा मंडल भाई विक्की आजाद जी, अलीगढ़ मंडल भाई महेश चंद्र जाटव जी, अयोध्या मंडल भाई राहुल भारती जी, आजमगढ़ मंडल अब्दुल्ला खान जी, बरेली मंडल ऋषिपाल जाटव जी, बस्ती मंडल ब्रजेश यादव जी, चित्रकूट भाई चंद्रशेखर जी, देवी पाटन मोहम्मद आबिद साहब, गोरखपुर जंग बहादुर सिंह जी, झांसी अनूप कुमार जी, कानपुर देवेंद्र गौतम जी, लखनऊ अरविंद राजवंशी जी, मेरठ तालिब चौधरी जी, मुरादाबाद भूपेंद्र राणा जी,
प्रयागराज प्रदीप गौतम जी, सहारनपुर भाई राकेश मौर्य जी, वाराणसी गोरखनाथ बोस जी और मिर्जापुर भाई विनोद गौतम जी और सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। ये नाम मैंने आप लोगों के इसलिए पढ़े कि 9 तारीख को आपकी परीक्षा है, 9 अक्टूबर को। ये जो इतना बड़ा संगठन विशाल का है, आपने इतना बड़ा संगठन बनाया है, इसकी परीक्षा होगी 9 अक्टूबर को। दुश्मन की साजिशों को नाकामयाब करते आपको इतिहास रचना है लखनऊ में। हमारे पास हमारी मध्य प्रदेश की भी कार्यकारिणी की लिस्ट है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनील अवस्थी जी, आपके संघर्ष को धन्यवाद देता हूं। पुनः आपको इस लड़ाई में आपके साथ खड़े रह के लड़ाई को कामयाब करने के लिए आपको बधाई देता हूं। जो साथी नहीं बोल पाए उनके लिए खेद प्रकट करता हूं। जो बहनें हमारे यहाँ पहुंचे उनका धन्यवाद करता हूं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता को ये एहसास कराता हूं कि उनकी जिम्मेदारी को समझे। माइक वाली नहीं है, वो सुनाई नहीं। आपसे एक वादा मेरा है, मैं इस शायरी के रूप में आपको रख रहा हूँ। जिन्होंने कतरे भर भी दिया है साथ हमारा, जिन्होंने कतरे भर भी दिया है साथ हमारा, वक्त ने मौका दिया तो उन्हें दरिया लौटाएंगे हम। आज के दिन भाई जितेंद्र मेघवाल जी की हत्या हुई, आपको याद है ना? मैं जख्म भूलता नहीं। मैं बहुत भावुक आदमी हूं लेकिन रोता नहीं, क्योंकि रोने से आपकी चीख पुकार कोई सुनने वाला नहीं। आप इस देश में हजारों साल से रो रहे हैं। रोने चीखने चिल्लाने से कुछ होने वाला भी नहीं। अगर आप वास्तविकता में आपके अंदर क्रांति की ज्वाला है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो फिर अपने आंदोलन को कामयाब करने के लिए मेहनत कीजिए। किसी के इंतजार मत कीजिए कोई बड़ा नेता आएगा तभी आप काम करेंगे। आप जिस पद पे हैं, जहां हैं, अपने उस क्षेत्र को इतना ताकतवर बनाइए कि मुझे यहां से खड़े होकर गौरव महसूस हो आपका सम्मान करने में। ये अवसर भी आप मुझे दीजिए। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो जिम्मेदारी आपको मिली है आप उनको पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश के लोग, हरियाणा के लोग, राजस्थान के लोग, मध्य प्रदेश के साथी, छत्तीसगढ़ के साथी, उड़ीसा के साथी और दिल्ली के साथी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, उनका निर्वहन करेंगे। और स्पेशली जो आयोजक कमेटी है जिन्होंने अपना सब कुछ लगा के यहाँ मेहनत की, उस आयोजक कमेटी की लिस्ट अगर मिल जाएगी मैं तो उनका भी एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारी एक बहन सविता सिंह जी जो प्रदेश कोर कमेटी सदस्य, उनका नाम छूट गया था, उन्होंने स्पेशली मेरे पास हमारे नेताओं ने पत्र भिजवाया कि उनका नाम दिया जाए। मगर मैं ये चाहता हूं कि मैं तो अपील कर रहा हूं कि महिला शक्ति को आप तैयार करें तो आप अपने काम को भी बहुत मजबूती से तैयार करें। और अगर आयोजक कमेटी की लिस्ट है तो तत्काल मुझे दे दी जाए, जिससे कि मैं उनका नाम ले सकूं। मुरादाबाद की टीम जल्दी आ जाए, जो वो लेके आए हैं, देने के लिए तत्काल आ जाए। और हमारे और साथी भी कुछ लेके आए देने के लिए, वो तत्काल यहाँ दे दें। जैसे मुझे अभी जानकारी मिली थी, कुकरेजा ने दी थी, अगर वो साथी यहाँ तो तत्काल मुझे दे दें। चंद्रशेखर भाई आप संघर्ष करो, जब तक आदेश मंच से ना हो तब तक आप अपनी जगह में बैठे रहें, यही अनुशासन है। मैंने अपना सब कुछ, आप मेरी बात को गौर से सुने। आप जो और तैयार मुझसे करवाना चाहते हो मैं उसके लिए तैयार हूं। आप कहोगे मंच पे नहीं बैठना, मैं तैयार हूं।
आप कहोगे कुर्सी पे नहीं बैठना मैं तैयार हूं, आप कहोगे जमीन पे बैठना मैं तैयार हूं, आप रूखी रोटी सूखी रोटी बिना रोटी के रखोगे मैं तैयार हूं। लेकिन अगर आप अपनी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हो तो फिर आपका जो ये मूल निवासी बहुजन समाज है इसके अन्याय के जिम्मेदार आप भी, ये बात याद रखना।